सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर आप सभी का वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल जीएनएम नर्सिंग गर्ल्स में। तो डियर अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो डियर तो आज हम लोग का टॉपिक है इंसेफेलाइटिस। तो आज हम लोग जानेंगे कि इंसेफेलाइटिस क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी क्या हो जाएगा, टाइप क्या है एंड इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा एंड मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग इंसेफेलाइटिस जो कि पीडियाट्रिक का एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है डियर, ओके तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके तो डियर ये पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है इंसेफेलाइटिस। ऐसे तो इंसेफेलाइटिस हर किसी को ज़्यादातर ये बेबी को एंड ओल्ड एज पर्सन को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग का एक पीडियाट्रिक जीएनएम सेकेंड ईयर में है इंसेफेलाइटिस, तो हम लोग वो आज देख रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं। सो डियर इंसेफेलाइटिस का डिफिनेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो डियर इंसेफेलाइटिस तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, लास्ट में TIS लगा हुआ है इंसेफेलाइटिस में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। आप लोग विद पिक्चर में देख सकते हो। तो इंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के टिश्यू हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस कॉल इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो एक टर्म में आप लोग इंसेफेलाइटिस को याद रख सकते हो, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। ओके एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इंसेफेलाइटिस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड ये आप लिख सकते हो एंड डेफिनेशन में क्या दे सकते हो कि ब्रेन के टिश्यू में आप लोग देख सकते हो, ब्रेन के टिश्यू में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होना ही इंसेफेलाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हो, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन या फिर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, 2 पॉइंट हो गए। एंड ब्रेन के टिश्यू में वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, उसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन था। ओके आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो एक मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन का कवरिंग मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये इंसेफेलाइटिस था जो कि क्या था, ब्रेन के टिश्यू में हो रहे हैं ना, ब्रेन के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यस तो इंसेफेलाइटिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आई होप कि क्लियर होगा आप सभी का। ओके एंड ये जो इंसेफेलाइटिस होता है ना, ये चाइल्ड एवं ओल्ड पर्सन में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं होने को। तो और हम लोग का एक पीडियाट्रिक में ये टॉपिक है इंसेफेलाइटिस, जो कि 1 ईयर तक के बेबी को ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इंसेफेलाइटिस में ना। ऐसे तो ये ओल्ड पर्सन या फिर किन्हीं को भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो मे भी उनको भी हो सकते हैं। तो सो डियर ये था डेफिनेशन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो एंड मे बी आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, डेफिनेशन में इसका आ जाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन या फिर नेक्स्ट पॉइंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इंसेफेलाइटिस एंड ब्रेन के टिश्यू में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होना ही इंसेफेलाइटिस कहलाता। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा, मैंने फिर से रिपीट किया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डियर कॉजेज। तो इंसेफेलाइटिस का कॉजेज क्या होगा, किसके कारण होता है, तो चलिए देखते हैं तो इसका कॉजेज क्या होगा। तो इंसेफेलाइटिस जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर वेरिशेला जोस्टर या फिर मम्स वायरस, ये सब वायरस
एग्जाम्पल नेम है जो कि वायरल इन्फेक्शन इनके कारण हो सकते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से इंसेफ्लाइटिस हो सकते हैं आपके, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मे बी उनके कारण हो सकता है, इम्यून डिसऑर्डर है तो मे बी उनके कारण हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन है तो उनकी वजह से भी इंसेफ्लाइटिस हो सकते हैं, एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, एंड टॉक्सिक या फिर केमिक की वजह से भी हो सकता है। तो ये था कॉजेस। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो डियर नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो हम लोग को पैथोफिजियोलॉजी भी बनाना होता है, इसे पीपी भी बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो डियर इस तरह से हम लोग को पैथोफिजियोलॉजी बनाना होता है कि किसकी वजह से हो रहा है, फिर उनका होने का प्रोसेस क्या है, तो उस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में है फर्स्ट डियर ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर। तो किस कारण हो रहा है, किस वजह से हो रहा है वो हमें लिखना होता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में आपके क्या हो जाएगा, वायरल, बैक्टीरियल, फंगस इन्फेक्शन आ जाएगा उसमें। एंड नेक्स्ट है विरेमिया। विरेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, हमारा ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर में हमारा बैक्टीरिया, मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद विरेमिया हो गया। विरेमिया मतलब होता है कि आपके ब्लड में वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वो इन्फेक्शन हो गए हैं, तो वो उसे एक टर्म में बोला जाता है विरेमिया, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, हमारा ब्लड में जब इन्फेक्शन आ गया तो वो सर्कुलेट होगा और हमारे पूरे बॉडी में जाएगा, तो वो हमारे सेरेब्रल कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। तो वो जब ब्लड सर्कुलेट होके वो हमारे सेरेब्रल कैपिलरीज में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा डियर, यस। तो वो हमारे जो वायरस हैं, हाँ, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। जब सेंट्रल नर्वस इफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी, आप लोग बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ के, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किस कारण है, उसका कॉजेज क्या है, तो मान लीजिए बैक्टीरियल, वायरल, जो भी हो। उसके बाद क्या हो गया, विरेमिया हो गया। वो क्या हो गया, हमारे ब्लड में, एक मिनट, तो हाँ, वो हमारे ब्लड में इंटर किया। उसके बाद वो हमारे सेरेब्रल कैपिलरीज में गए सर्कुलेट के द्वारा। उसके बाद क्या, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किए। उसमें तो हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है ना, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन के सेल टिश्यू, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन। उसके बाद क्या होगा, जब हमारे ब्रेन के टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा ना डियर। तो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी था इंसेफ्लाइटिस का, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट डियर टाइप, तो इंसेफ्लाइटिस का 5 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है इन्फेक्टियस इंसेफ्लाइटिस। तो इंसेफ्लाइटिस में क्या होगा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शन के वजह से जो होते हैं उसे इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं ना, इन्फेक्शन के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट डियर पोस्ट इन्फेक्टियस इंसेफ्लाइटिस। पोस्ट मतलब कि प्रीवियस इन्फेक्शन के वजह से उनको हो सकते हैं, मे बी उनको पहले मेनिंजाइटिस था तो मे बी उनकी वजह से हो सकता है पहले कुछ और इन्फेक्शन था तो उनके कारण इंसेफ्लाइटिस हो गया, तो ये पोस्ट इन्फेक्टियस इंसेफ्लाइटिस में आएगा। नेक्स्ट डियर ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस। तो सारा ना नाम से ही कि उसका ऑटो इम्यून मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, या फिर खुद के ही सेल टिश्यू को जो इम्यून सिस्टम होता है वो इफ़ेक्ट करते हैं, खुद के सेल टिश्यू को वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ऑटोइम्यून इंसेफ्लाइटिस के वजह से में भी हो सकते हैं, तो इसका ये टाइप हो सकता है। एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या होगा, ये भी वायरल इन्फेक्शन में आ जाएगा।
एंड ये जो होता है ये स्प्रेड, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है ना, ये मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। तो ये जापानीज इंसेफेलाइटिस है। एंड नेक्स्ट है क्रोनिक इंसेफेलाइटिस। क्रोनिक मतलब क्या होगा कि मतलब वो स्लोली ग्रोथ करेगा वो इन्फेक्शन, और वो बहुत ज़्यादा दिन तक जाते हैं ना, क्रोनिक होते हैं वो, बहुत सीवियर जा सकते हैं। तो क्रोनिक इंसेफेलाइटिस में क्या होगा, स्लोली इन्फेक्शन डेवलप होते हैं और वो क्रोनिक होता है, ठीक है। तो ये क्रोनिक इंसेफेलाइटिस होगा। तो इसके 5 टाइप थे, जो कि नाम से ही आप लोग याद रख सकते हो, है ना। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डियर। सो नेक्स्ट डियर, इंसेफेलाइटिस का साइन सिम्टम्स क्या होंगे। तो इंसेफेलाइटिस क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन में इफेक्ट हो रहा है। तो ब्रेन से ही तो हम लोग का सारा कनेक्ट होता है। अगर ब्रेन ही नहीं ठीक रहेगा तो पूरा मेंटल स्टेटस ही खराब हो जाएगा, मेंटल के साथ साथ पूरा फिजिकल भी, है ना। तो इसमें साइनम सिम्टम्स देखते हैं डियर। तो इसमें क्या हो जाएगा साइन सिम्टम्स, तो सीवियर फीवर हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकते हैं, एंड नोजिया, वॉमिटिंग, वल्जिंग फ्रंटल नेल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप बेबी का, इन्फेंट का देखोगे ना, तो फ्रंटल नेल में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो दिखेगा वल्जिंग टाइप का, तो वल्जिंग फ्रंटल नेल्स हो जाएंगे, वो दिखेंगे आपको। लिथार्जी दिखेगा, सीजर्स दिखेंगे, फैटिग्यू देखने को मिल सकते हैं, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यस, तो जब हमारा मेंटली स्टेटस सही नहीं है तो बिल्कुल ये सब होंगे ही। लॉस ऑफ सेंसेशन, स्टीफ नेक, चेंज पर्सनालिटी, ड्रॉसीनेस होना, कन्फ्यूज़न होना, हेलुसिनेशन होना, इरिटेबिलिटी होना। तो ये सब इसके साइनम सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना। ओके, तो ये था डियर साइनम सिम्टम। आई होप कि आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये सब नॉर्मल है, आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। हाँ, तो उनको कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी चीज़ कहाँ रखें, क्या किए हैं, मतलब जब उसका मेंटली सही नहीं है तो उसको कुछ याद नहीं रहेगा। हेलुसिनेशन, भ्रम विभ्रम हो सकते हैं ना, कुछ वस्तु को कुछ और बोलेंगे, यहाँ पे ये नहीं होते हुए बोले हाँ यहाँ पे ये है, तो मे भी ये सब हो सकते हैं। भूख नहीं लगेगा उनको, सीजर्स होंगे, है ना, वीकनेस आएगा, हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, ये सब, है ना, ये सब देखने को मिलेगा। उनका पर्सनालिटी चेंज देखने को मिलेंगे। तो लॉस ऑफ सेंसेशन का होगा कि उनको किसी भी चीज़ का सेंसेशन नहीं पता चलेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पेन, ये वो, टेस्ट, कुछ भी उनको आइडिया नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब इसके साइनम सिम्टम्स हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डियर। सो नेक्स्ट डियर, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले उनका हिस्ट्री टाकिंग लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे, ब्लड टेस्ट, CSF एग्जामिनेशन, CT स्कैन, MRI, तो ये सब होगा, एंड EEG टेस्ट, है ना। तो EEG का फुल फॉर्म क्या होता है डियर। यस, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, एंड CT स्कैन का, एंड MRI का। आप सभी को कमेंट में करना है, तो आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हाँ आप लोग रिस्पांस दे रहे हो डियर। तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट किया कीजिए कि आप सभी को कैसा लगता है हमारा वीडियो, या फिर जो भी पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, या फिर कोई डाउट है तो मे बी वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये था डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये सब करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो डियर, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो है कि मैनेजमेंट इसका क्या होगा, तो डॉक्टर के एडवाइस पे हम लोग सब कुछ करना होता है। नर्सिंग स्टाफ को जो डॉक्टर डिस्क्राइब करेंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, एंटीवायरल ड्रग्स अगर वो देंगे, अगर उनको वायरल से हुआ है तो वायरल ड्रग चलेगा, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है तो बैक्टीरियल ड्रग चलेंगे, है ना, एंटीबायोटिक है वो। एंड नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग चलेगा, अगर उनको सीजर्स के लिए दिए जाते हैं ये। एंड नेक्स्ट है
इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स चलेंगे एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। अगर सिम्टम के अकॉर्डिंग उनका हम लोग मैनेज करेंगे कि अगर जो हो रहा है लाइक फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे एंड वॉमिटिंग है तो एंटीमेटिक देंगे, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट करेंगे डॉक्टर के एडवाइस पे, है ना। तो ये मैनेजमेंट है आपका, जो कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। एंड नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। सो डियर ये लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। यस, तो नर्सिंग को क्या क्या करना चाहिए, क्या केयर प्रोवाइड करना चाहिए, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग लिख सकते हैं हम लोग वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, उनके बार बार देखते रहेंगे, उनको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना। एसेस इनटेक एंड आउटपुट, है ना, वो सब पे ध्यान देंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे एंड पेशेंट को बोलेंगे हाइजीन मेंटेन करने के लिए, फिर हम उनका हेल्प करेंगे। एसेस द कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग है ना जितना जल्दी हो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, वो है। एंड हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं उनके फैमिली मेम्बर को एंड पेशेंट को। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई बीमार है, अगर उन्हें कुछ हो गया है तो सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है उनके हेल्थ पे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर हम लोग देते हैं ना तो बहुत लोग जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इससे ठीक हो जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है हाँ कोई है जो समझा रहे, बोल रहे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हर किसी को ज़रूरत होती है जब वो किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। ओके डियर, सो डियर ये था नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम लोग को इस तरह से मैनेजमेंट करना होगा, उनका केयर करना होगा, हर चीज़ अच्छे से मॉनिटरिंग करनी होती है। तो डियर ये था नर्सिंग मैनेजमेंट। तो डियर आज हम लोग ने इंसेफ्लाइटिस के बारे में जाना, है ना। वो क्या है, डेफिनेशन, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप एंड साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये सब आज हम सभी ने देखा। तो आई होप कि आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा, एंड डाउट भी होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड डियर फीडबैक, आप लोग फीडबैक तो देते ही नहीं हो, तो प्लीज़ आप लोग ना फीडबैक दिया कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आप सभी के लिए और भी ज़्यादा टॉपिक लेके आऊँ डिजीज़ कंडीशन के ऊपर। तो डियर आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।